हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखने वाले विषय भूगोल। पाठ पहला, पाठ का नाम है क्षेत्र अध्ययन। यह पाठ कक्षा 10वीं का पहला पाठ है और बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल विषय को समझने के लिए। यदि आपको भूगोल समझना है तो क्षेत्र अध्ययन के बारे में नॉलेज हो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्षेत्र अध्ययन पाठ को दो वीडियो बनाने वाले, दो पार्ट करने वाले। पहले पार्ट में मैं पूरा पाठ का एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरे पाठ को एकदम अच्छे से समझाऊंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। और दूसरे पार्ट में उससे संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न लेंगे, जिन प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट टू एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए स्टूडेंट, तो क्षेत्र अध्ययन की परिभाषा क्या होती है। जैसा आपको यहाँ पर 3 फोटोज दिख रहे होंगे, इस तरह के होते हैं कि जो भी विद्यार्थी होते हैं उनको अलग अलग इलाकों में ले जाकर वहाँ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की जाती है। क्षेत्र पर्यटन करते हैं हम लोग, क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जाते हैं, जमीन के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ की प्राकृतिक संपदा के बारे में, आदि चीज़ों की जानकारी हम लोग प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्षेत्र अध्ययन ज़रूरी क्यों है? क्षेत्र अध्ययन क्यों जरूरी है? कि किसी भी स्थान की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करना, वहाँ की सामाजिक जानकारी प्राप्त करना, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना, ये क्षेत्र अध्ययन, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो परिभाषा क्या है स्टूडेंट्स, देख लीजिए आप लोग। किसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना। मतलब आप किसी स्थान पर खुद जाओगे, प्रत्यक्ष जाओगे और वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी आप क्या करोगे, प्राप्त करोगे। इससे क्या कहा जाता है? क्षेत्र अध्ययन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर अलग अलग फोटोज़ हैं, उन फोटोज़ में आप लोग किस तरह से क्षेत्र अध्ययन किया जाता है आपको समझ में आ रहा है। महत्व क्या है स्टूडेंट, क्षेत्र अध्ययन का महत्व क्या है? महत्व देखिए, पहला महत्व है भौगोलिक संकल्पना, घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। यहाँ पर प्रक्रियाएं 2 बार आ गई हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। भौगोलिक संकल्पना और घटकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना, मतलब वहाँ की जो भौगोलिक संकल्पना है, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ की मिट्टी के प्रकार हैं, वे सारी चीज़ों का आप प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हो। ठीक है। दूसरा है मानव और पर्यावरण के सहसंबंध। मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध हमको पता चलता है कि वहाँ का मानव वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से किस प्रकार अनुकूल है। यदि आप लोग भारत में अलग अलग जगहों पर देखते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों का, उनका खाना, उनका पोशाक, उनका रहना, उनके घरों की बनावट, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति, ये भी क्या है, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से हुआ है? ये उनके पर्यावरण की वजह से हुआ है। वो लोग जिस पर्यावरण में रह गए, वहाँ के लोगों ने वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खाने, वहाँ के पोशाक को अपना लिया है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे बात करूँ, मैं 2 राज्य ले लेता हूँ। एक है हमारा राजस्थान, दूसरा है पंजाब। यदि आप राजस्थान के लोगों को या पंजाब के लोगों को देखोगे तो आपको भिन्नता दिखाई देंगी। क्या भिन्नता दिखाएगी स्टूडेंट्स? कि राजस्थान के लोगों का जो कपड़े होते हैं, उनका पहनावा होता है या उनका खाना होता है, वो टोटली अलग है। उनके घरों की बनावट भी अलग होती है। अगर वहीं बात किया जाए कि पंजाब की, तो पंजाबी लोगों का खाना, उनका पोशाक, उनका रहने का तरीका और उनके घरों की बनावट, ये क्या होती है? दोनों की अलग अलग होती है। तो अगर हम लोग बात करें पर्यावरण की, तो राजस्थान की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, यह रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ कृषि व्यवस्था ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। लेकिन पंजाब की बात करें तो पंजाब में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये हो गया मानव और पर्यावरण के बीच में सहसंबंध। अब स्टूडेंट, तीसरा है महत्व, क्षेत्र अध्ययन के लिए चुने गए क्षेत्र का सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने जिस क्षेत्र को क्षेत्र अध्ययन के लिए चुना है, उस क्षेत्र के बारे में आपको सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करती है। सामाजिक मतलब वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, वहाँ का समाज कैसा है। ठीक है, पढ़ा लिखा समाज है या समझदार समाज है, किस तरह का समाज है, वो समाज किस तरह के नियम का पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स आर्थिक मतलब वह जो इलाका हमने चुना है वो आर्थिक रूप से संपन्न है कि नहीं है। जैसे वो प्रगतिशील है या प्रगति कर रहा है या प्रगति कर चुका है, इस तरह से आर्थिक स्थिति को हम लोग बता सकते हैं किसी भी इलाके के बारे में। दूसरा है ऐतिहासिक, उस स्थान को हमने जो चुना उसका इतिहास क्या है, वहाँ पर पहले क्या चीज़ें हो चुकी, ताकि हमको इतिहास को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे की चीज़ों की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा सांस्कृतिक बातों में जानकारी अगर हम लोग प्राप्त करेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि वहाँ के लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते पूर्व तैयारी। क्या होता है पूर्व तैयारी? अगर आप क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हो तो क्षेत्र अध्ययन करने से पहले आप कौन कौन सी तैयारियाँ करोगे?
ठीक है ना। आपको कहीं घूमने जाना पड़ता है तो आप कुछ उसके पहले कुछ तैयारी कर लेते हो, एक दिन पहले आपके बैग पैक कर लेते हो, सामान रख लेते हो, जो जो चीज़ें वहाँ लगने वाली है वो सारी चीज़ें तैयार करके तभी जाते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर पूर्व तैयारी में लिखा गया स्टूडेंट्स, पहला क्षेत्र अध्ययन का स्थान निश्चित करना। सबसे पहला काम, आप कहाँ जाने वाले हो उसका स्थान निश्चित करो कि हाँ आपको यहाँ जाना है, तो आपने स्थान निश्चित कर लिए। चलो पहला काम क्या होगा, पूर्व तैयारी में स्थान निश्चित करना कि आपको कहाँ जाना है। समुद्र किनारे जाना है, कोई हिल स्टेशन जाना है, या आपको कोई किले देखने जाना है, या ताजमहल देखने जाना है, कहाँ जाना है, या आप शिक्षा संबंधित किसी जगह पर जाना चाहते हो, किसी डैम को देखने जाने चाहते हो, ऊर्जा प्रकल्प को देखने जाने चाहते हो, तो ये पहले स्थान निश्चित करोगे। दूसरा आएगा क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य निश्चित करना। आप वहाँ जाना क्यों चाहते हो, जिस स्थान को आपने चुना है आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, उसका उद्देश्य। तो उद्देश्य ये हो सकता है कि आप, एक तो मनोरंजन हो सकता है कि आप मनोरंजन के लिए जा रहे हो, दूसरा हो सकता है कि आप जानकारी प्राप्त करने जा रहे हो, तीसरा हो सकता है कि आप किसी विषय पर कार्य कर रहे हो और उस विषय से संबंधित जानकारी वहाँ पर जाके मिलने वाली, तो वहाँ पर जाना चाहते हो, और चौथा है कि आपको अलग अलग जगहों पर जाना आपको पसंद होता है, तो ये भी उद्देश्य हो सकता है आपका। तो फिर तीसरा पॉइंट है आपके पास, क्षेत्र अध्ययन की समय सारणी तैयार करना। पहला आपने स्थान निश्चित कर लिया, दूसरा आपने इस उद्देश्य निश्चित कर लिया। अब तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उद्देश्य निश्चित करने के बाद समय सारणी बनाने पड़ेगी। समय सारणी मतलब जहां आपको जाना है वहां आप कितने बजे निकलोगे, कब कहां जाओगे, कब क्या करोगे, वो आप समय सारणी बना लोगे कि आपको कितने बजे बस से जाना है, फिर वहाँ से कितने बजे ट्रेन मिलेगी, और वहाँ पर हम लोग इतने बजे तक क्या काम करने हैं, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर कितने बजे आना है। क्योंकि आप समय सारणी बना के जाओगे तभी तो आप क्षेत्र अध्ययन सही से कर पाओगे। अगर आपके पास समय सारणी नहीं है तो आपके क्षेत्र अध्ययन करने का कुछ मकसद नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्थान निश्चित किया, दूसरा उद्देश्य निश्चित किया, आप जाना क्यों चाहते हो, तीसरा समय सारणी आपने बना लिया। अब चौथा, क्षेत्र अध्ययन के लिए अत्यावश्यक मानचित्र, आप मानचित्र लोगे, महत्वपूर्ण जानकारी, मानचित्र पत्र आदि का संकलन करना। आप क्षेत्र अध्ययन के लिए मानचित्र लेके जाओगे। मानचित्र क्यों लेके जाओगे स्टूडेंट्स, अगर आपको दी गई जगह के बारे में जानकारी नहीं है, यदि आपके पास मानचित्र है तो आप उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हो और आपका समय बच जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मानचित्र आपको होना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप उस जहां पर आप जाना चाहते हो उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है तो आप भटक जाओगे, आप वहां पर कुछ गलतियां कर दोगे। अगर आपके पास उससे संबंधित जानकारी है तो वहां क्षेत्र अध्ययन करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अनुमति पत्र, अनुमति पत्र में क्या होता है विद्यार्थी कि अनुमति पत्र में हम लोग जिस स्थान पर जाने वाले, समझ लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ कि आपको कोई बांध देखने जाना है। ठीक है, भारत देश में अलग अलग बांध है, तो बांध देखने जाना है, तो वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे सबसे पहले आप उनसे अनुमति पत्र लोगे। बिना अनुमति पत्र के आप वहाँ नहीं जा सकते। जब वो लोग स्वीकार लेंगे कि हाँ आप लोग को यहाँ पर आने की परमिशन है तो ही आप वहाँ जाओगे। और अनुमति पत्र में आप सबसे पहले उनकी रिक्वेस्ट करोगे, हम लोग इस स्कूल से हैं, यहाँ हम लोग इतने विद्यार्थी आने वाले हैं, तो वो लोग आपको अनुमति पत्र देंगे। फिर आप अनुमति पत्र लेकर वहाँ पर जाओगे, फिर तभी आपको वहाँ पर जाने की परमिशन मिलेगी। चौथा है क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य तथा चुने गए स्थान के अनुसार प्रश्नावली तैयार करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिस स्थान पर जाने वाले हो उस स्थान से संबंधित आपके पास कुछ प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि आपके मन में कुछ तो प्रश्न होंगे तभी तो आप वहां पर जा रहे हो। तो उन प्रश्नों की आप क्या कर लेंगे, एक प्रश्नावली तैयार कर लेंगे, ताकि वहां पर जाने के बाद हम कोई भी ऐसे प्रश्न न भूल जाएं जो हमको वहां पर जाके पता लगाना था या पूछना था किसी से। तो अगर उसकी समय सारणी हमारे पास रहेगी, अगर उसकी पूरी सारणी रहेगी हमारे पास, प्रश्नों की प्रश्नावली रहेगी, तो हम लोग वहां पर जाके हर एक प्रश्न के बारे में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझा होगा पूर्व तैयारी में क्या करना है। पहला स्थान निश्चित करो, दूसरा उद्देश्य निश्चित करो, तीसरा समय सारणी बनाओ, चौथा महत्वपूर्ण कागज पत्र जो होते हैं, अनुमति पत्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, उन सभी चीजों को ले लो, और चौथा आप प्रश्नावली तैयार कर लो ताकि आपके सभी प्रश्नों को उत्तर वहां पर मिल सके। देखिए यहाँ पर मैंने एक बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए कि क्या क्या चीजें चाहिए रहती हैं। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ फील्ड विजिट ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको जहाँ जहाँ जाना है वो आपको बताना है। प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्ट फॉर फील्ड विजिट, मतलब आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बना के रखा हुआ, आप लोग देख सकते हो। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स, उपयुक्त सामग्री। यदि आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए जो आपको क्षेत्र अध्ययन में उपयोगी होंगी। तो पहला सामग्री आपके पास हो जाएगी कॉपी,
कॉपी लेके जाओगे। अगर आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है तो आप लिखोगे किस पर? अगर आपके पास कॉपी है तो आप उस कॉपी पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो पहला अभिलेख कॉपी आपके पास होनी चाहिए। वहाँ पर जानकारी जो भी मिलेंगी हम जानकारी सब क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, देखने से ज़्यादा अगर हम लोग जानकारी को लिख लेंगे तो जानकारी हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। उसके बाद नमूना प्रश्नावली। नमूना प्रश्नावली बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नमूना प्रश्नावली देख लीजिए आप लोग। नमूना प्रश्नावली में अलग अलग प्रश्न रहेंगे आपके पास। उन प्रश्नों को आप क्या करोगे, पता लगाओगे। जैसे ही प्रश्न मिल जाएगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे, टिक मार्क कर लोगे, सही कर लोगे कि हाँ मुझे ये प्रश्न मिल गया है। बराबर स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे। कलम भाई लिखने के लिए तो कलम चाहिए। पेंसिल, अगर आपको वहाँ पर जाकर कुछ आकृति बनानी है, कुछ ड्राइंग करनी है तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। जैसे कोई मैप बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है तो आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। मापन पट्टी देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मापन पट्टी हैं, तो मापन पट्टी हमारे पास होना चाहिए किसी भी चीज़ों को मापने के लिए कि वो कितने सेंटीमीटर है या जो भी सारी चीज़ें मापने के लिए हमको मापन पट्टी होना चाहिए। दिशा सूचक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दिख रहा है यहाँ पर दिशा सूचक में क्या कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। यदि हमारे मानचित्र में उत्तर की तरफ लिखा हुआ है कि ये जो जहाँ हमको जाना है वो उत्तर की दिशा में, यदि हम पश्चिम की दिशा में जा रहे होंगे तो हमको वह जानकारी हमको लेट प्राप्त होगी। तो हमारे पास अगर दिशा सूचक रहेगा तो हम लोग, हमारा समय भी बच जाएगा और हम लोग वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाएंगे। तीसरी चीज है नमूना इकट्ठा करने के लिए कागज की थैली। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कागज की थैली यानी प्लास्टिक की नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की थैली जो होती है पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कागज की थैली लेंगे ताकि जो भी नमूने इकट्ठा करना, नमूना क्या हो सकता है, नमूना आपका हो सकता है मिट्टी के सैंपल हो सकते हैं, वहाँ के पत्थर हो सकते हैं, वहाँ पत्तियों के अवशेष हो सकते हैं, डंठल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नमूना इकट्ठा करने के लिए ले सकते हो। मानचित्र, पहले भी मैंने बताया, मानचित्र अगर आपके पास होगा तो आप उस जगह की जानकारी आसानी से और बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हो। तीसरा कैमरा, दिख रहा होगा आपको कैमरा भाई अगर आपको कोई फोटो लेना है, कोई छाया चित्र लेना है, क्लिक करना कोई फोटो, वहाँ पत्तियों फोटो लेना है या वहाँ जानवर जो भी है या वहाँ की मिट्टियों के अवशेष लेना है, या आप लोग ऐसी जगह जा गए हो जहाँ पर घरों की बनावट बहुत अलग है तो वहाँ घरों के फोटो लेने हैं, तो ये सारी चीज़ें लेने उनको संभाल कर रखने के लिए हमारे पास कैमरा होना चाहिए। दूरबीन किस लिए, अगर हम लोग पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो बहुत दूर की वस्तुएं देखने के लिए हमको दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रथमोपचार पेटी, यदि हम लोग क्षेत्र अध्ययन के लिए गए, वहाँ पर किसी बच्चे को कोई घाव लग गई, अनजाने में कोई घाव लग गई, उसको चोट लग गई, तो यदि हमारे पास प्रथमोपचार पेटी है तो हम लोग वहीं पर उसका जल्दी से इलाज कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास प्रथमोपचार पेटी होनी चाहिए। बहुत लोग को ज़्यादा यात्रा पसंद नहीं होती, तो उनको चक्कर, उल्टी, ऐसी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, तो उससे संबंधित हमारे पास दवाएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपयुक्त सामग्री में हमको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, और ये सारी चीज़ें हमको क्षेत्र अध्ययन के लिए लेकर जानी है। और साथ ही साथ आप टोपी ले सकते हो, कि टोपी ले सकते हो, अलग अलग कपड़े ले सकते हो। ठीक है, यदि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर बहुत धूप है तो आप टोपी ले लीजिए, जिसको पहन लीजिएगा। आप स्वेटर ले सकते हो, जैसे आप ठंडी वाले इलाके में जा रहे हो तो स्वेटर ले लीजिए उसको। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में जा रहे हो, उस इलाके से संबंधित आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास तो जरूरी हो। उसके बाद आपके पास कपड़े उपड़े जो आपकी चॉइस रहेगा वो आप ले सकते हो। अब आगे सावधानी में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यदि आप जा रहे हो तो आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि भाई मुझे किसी प्रकार की चोट ना लगे और मैं जा रहा हूँ तो मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। तो ये सारी सावधानी हम लोग बरतेंगे। साथ ही साथ जो भी शिक्षक हमको बोलेंगे, वहाँ पर जो हमारे अध्यापक रहेंगे या जो भी हमको वहाँ पर गाइड करने वाला इंसान रहेगा, उसकी बातों का हम लोग पालन करेंगे। तो पहला, शिक्षकों की सभी सूचनाओं का पालन करेंगे। शिक्षक जो जो सारी चीज़ें बोलेंगे वो इन सारी सूचनाओं का हम लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे। हम लोग वहाँ पर जाके किसी प्रकार की गलत हरकतें नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, क्षेत्र अध्ययन के समय पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। आपने देखा होगा बच्चों, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हम लोग जिस क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते हैं वहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी वजह से वहाँ के पर्यावरण को किसी बात की हानि नहीं होना चाहिए। वहाँ के जाके वहाँ की वनस्पतियों, वहाँ के प्राणियों, यहाँ के किसी भी प्रकार की हानि नहीं करना आपको। उसके बाद क्षेत्र अध्ययन के उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न जानकारी का संकलन करना। अब आपने क्षेत्र अध्ययन के लिए गए तो सावधानी क्या बरतोगे, अलग अलग चीज़ों का
संकलन करोगे। संकलन करना मतलब इकट्ठा करना, अलग अलग जानकारियां आप इकट्ठा करोगे। वही जानकारी किस तरह इकट्ठा कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप वहाँ के छाया चित्र ले सकते हो, फोटोज ले सकते हो, वहाँ की जानकारी को अपने कॉपी में लिख सकते हो, मानचित्र का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर फोटोज में, यहाँ पर टीचर जो टीचर अपने स्टूडेंट्स लोग को, अपने विद्यार्थियों को गाइड कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से सावधानी बरतनी है कि शिक्षकों की सभी बात का, आज्ञा का पालन करना जब भी आप चित्र अध्ययन के लिए जाते हो तब। ओके, चलिए अब दूसरा टॉपिक है क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत। अभी स्टूडेंट्स आपने क्षेत्र अध्ययन तो कर लिया, ठीक है, आपने क्षेत्र अध्ययन किया। क्षेत्र अध्ययन में आपने देखा क्षेत्र अध्ययन का महत्व क्या है, आप क्षेत्र अध्ययन क्यों करना चाहते हो। उसके बाद आपने देखा पूर्व तैयारी में क्या करोगे, आप क्षेत्र अध्ययन के लिए जाओगे तो उसके पहले क्या तैयारी करोगे। उसके बाद आपने देखा उपयुक्त सामग्री कि क्षेत्र अध्ययन में जाना है तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा क्षेत्र अध्ययन के दौरान सावधानी। आपने क्षेत्र अध्ययन कर लिया, आप क्षेत्र अध्ययन करके अपने विद्यालय या अपने परिसर में फिर से आ गए। तो यदि आप विद्यालय में हो तो आपके शिक्षक क्या कहेंगे कि भाई आप क्षेत्र अध्ययन किए, तो आपने क्षेत्र अध्ययन किया, उसके ऊपर वृत्तांत लिख के दिखाइए। वृत्तांत जो होता है इंग्लिश में इसको समरी राइटिंग कहा जाता है, जिसको आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आप कब गए, कितने बजे गए, क्षेत्र अध्ययन के लिए कब गए, कितने बजे गए, कितने लोग गए, कैसे गए, कौन से साधन का उपयोग किया, कहाँ गए, आपने कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है, कैसे प्राप्त की है, वे सभी चीज़ों के बारे में हमको एक समरी लिखना पड़ता है, एक वृत्तांत लिखना पड़ता है 80 से 100 शब्दों में, और उसको हमको प्रधानाध्यापक को या जिसको देना है संबंधित व्यक्ति को हम लोग दे देते हैं। समझ में आ गया। अब वृत्तांत लिखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, क्षेत्र अध्ययन का कार्य पूर्ण हो जाने पर, यदि आपने क्षेत्र अध्ययन का काम पूरा कर लिया, उसके विषय में वृत्तांत लेखन करना आवश्यक होता है। वृत्तांत लेखन करोगे तो उसका समरी होता है और उसके हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं कि हमने क्षेत्र अध्ययन में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की है। देखिए, पहला साधन और आधार। आप कौन कौन से साधनों का उपयोग करके वृत्तांत लिखोगे, क्या करिए। आप वहाँ पर गए थे बच्चों, तो वहाँ पर आपने क्या लिया था, छाया चित्र लिए थे, फोटोज लिए थे, और नमूना इकट्ठा करके लाए, तो कागज़ की थैली में आपने नमूना इकट्ठा करके लाए थे। वे सारी चीज़ें आप अपने वृत्तांत के द्वारा बता सकते हो। क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी, आपने क्षेत्र अध्ययन में कौन कौन सी जानकारी संकलित की है, वो जानकारी आपको वृत्तांत में लिखना है। क्षेत्र अध्ययन के स्थान का पर छाया चित्र, आपने वहाँ पर जो फोटोज लिए थे, कैमरे से जो भी फोटोज आपने लिए थे, उन फोटोज को, उन छाया चित्र को आपको वृत्तांत के साथ क्या करना है, लगा देना, ज्वाइन कर देना है। अगला चीज़ है क्षेत्र अध्ययन के लिए उपयोग में लाए गए मानचित्र, रेखा मानचित्र। अब आपको वहाँ पर बताना है वृत्तांत में कि आपने उस क्षेत्र अध्ययन के लिए कौन से मानचित्र और कौन से रेखा मानचित्र, मानचित्र अलग अलग मानचित्र होते हैं, रेखा मानचित्र, बार मानचित्र अलग अलग होते हैं, कौन से मानचित्र का आपने उपयोग किया। अलग अलग तालिकाएं आप बना सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर तालिका मैंने एक बना के रखा हुआ है, तो इस तरह की आप लोग तालिकाएं बना सकते हो। फिर चित्र मतलब यहाँ पे देख लो, फोटोज आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग खेत का है, फिर सूर्यास्त का है, फिर यहाँ पर आप लोग मानचित्र देख रहे हो। इस अलग अलग चित्रों का जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर साक्षात्कार पत्र, यहाँ पर आप लोग को देख लो एकदम इधर कोने में, यहाँ पर एक साक्षात्कार पत्र रहेगा कि आपको वो पत्र, जो अनुमति पत्र होता है ना, साक्षात्कार पत्र मतलब आपने वहाँ पर गए, अगर आप डैम देखने गए तो डैम देखने के बाद वहाँ का जो अधिकारी रहेगा वो आपको एक साक्षात्कार पत्र देगा, जिस पत्र के माध्यम से आपके प्रधानाध्यापक को मालूम पड़ेगा कि आप वहाँ पर जाकर क्षेत्र अध्ययन करके आए हो, ठीक है। तो ये आधार है, इन आधार के हिसाब से आपको वृत्तांत लिखना है, ठीक है। अब आगे देखते हो मुद्दे। अब आप जब क्षेत्र अध्ययन लिखो, क्षेत्र अध्ययन करके आओगे, तो क्षेत्र अध्ययन के बाद आपको क्या लिखना है, आपको वृत्तांत लिखना है। तो वृत्तांत के लिए अलग अलग चीज़ों की जानकारी हमको मालूम है, क्या क्या आधार हो सकते हैं, इन आधार के हिसाब से हमको क्षेत्र अध्ययन करना है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे करने, कौन कौन से मुद्दों पर विचार करना है। तो पहला प्रस्तावना में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम लोग एक 2 या 3 लाइन में बता देंगे कि हमने कब गए, क्यों गए, वो उद्देश्य बता देंगे प्रस्तावना में, ठीक है, कि आपके क्षेत्र अध्ययन करने का उद्देश्य क्या था और आप कितने बजे गए, कब गए, वो बताओगे प्रस्तावना में। फिर दूसरा पॉइंट है क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी। अब क्षेत्र अध्ययन द्वारा संकलित की गई जानकारी जो भी रहेगी, उस जानकारी के बारे में उसमें लिखोगे आप। मैं वहाँ पर गया, इस तरह की मिट्टी थी, मिट्टी कलर ऐसा था, उपजाऊ था, नहीं था, वहाँ के पत्तों का आकार कैसा था, ये सारी जानकारी आप वहाँ पर लिख दो। निष्कर्ष, आपने क्षेत्र अध्ययन किया तो क्षेत्र अध्ययन करने से क्या निष्कर्ष निकला, क्षेत्र अध्ययन करने से परिणाम क्या निकला आपका, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन करने जाओगे उसको कुछ तो निष्कर्ष निकलना चाहिए ना। मान लीजिए आप डैम देखने गए थे, कब से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डैम का, ठीक है, बांध देखने गए थे, तो बांध देखने के बाद आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई कि बांध से हम लोग विद्युत धारा तैयार करते हैं, विद्युत ऊर्जा तैयार करते हैं, और उस विद्युत ऊर्जा को अलग अलग गाँव तक, कस्बे तक पहुँचाने का काम करते हैं, और
पानी का संग्रह किया जाता ताकि भविष्य में अगर बारिश या वर्षा कभी लेट हुई तो बांध के माध्यम से उस गांव के आसपास के लोगों को पानी की पूर्ति की जा सकती है। यह हमको निष्कर्ष प्राप्त हुआ और हमको मालूम पड़ गया कि विद्युत ऊर्जा जो है वह किस प्रकार तैयार की जाती है। पानी से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार की जाती है, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण जो वहाँ पर उपयोगी होते हैं, तो ये निष्कर्ष हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए इस तरह से आपके पास हो सकता है, मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में लोग इतने ही देखने वाले हैं। आज आपने क्या देखा, क्षेत्र अध्ययन। क्षेत्र अध्ययन को हमने 2 टॉपिक में बांटा है, क्षेत्र अध्ययन, उसके बाद हमने क्या करना, वृत्तांत। क्षेत्र अध्ययन में हमने देखा महत्व क्या होता है क्षेत्र अध्ययन का, उसके बाद हमने देखा पूर्व तैयारी, मतलब क्षेत्र अध्ययन करने जाओगे उसके पहले कौन कौन सी तैयारी करोगे, फिर उपयुक्त सामग्री, आपके पास कौन कौन सामग्री होना चाहिए, फिर सावधानी आप क्या बरतोगे, फिर आपने देखा क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लिखना है तो उसके लिए साधन और आधार होने चाहिए, फिर हमने मुद्दे पर बात किया, कौन से मुद्दे पर हम लोग को क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लिखना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हो। और स्टूडेंट्स इसके बाद पार्ट 2 अपलोड होगा क्षेत्र अध्ययन का, उसके अंदर मैं समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप एकदम अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पूरा क्षेत्र अध्ययन पार्ट पूरा एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।